स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात हरिद्वार से ही। तो हरिद्वार के आस्था का महाकुंभ श्री पंचायत निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज निकलने वाली है। दोपहर 2 बजे ये पेशवाई निकलेगी। सीएम तीरथ सिंह आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सर्विलांस सिस्टम कंट्रोल रूम का आज यहां पर उद्घाटन भी सीएम तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं। तो आज अगर महाकुंभ की बात की जाए तो इसमें श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की पेशवाई निकलनी है और आज दोपहर 2 बजे ये पेशवाई निकाली जानी है। इसके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं। आज ही सीएम तीरथ सिंह रावत भी हरिद्वार दौरे पर हैं। सर्विलांस सिस्टम कंट्रोल रूम का आज यहां से उद्घाटन करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। और हरिद्वार की ही बात करें तो वीएचपी की बैठक है आज यहां पर। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की आज बैठक है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने, लव जिहाद, धर्मांतरण पर आज चर्चा हो सकती है। जगत गुरु शंकराचार्य बैठक में शामिल होंगे। कई प्रसिद्ध संत भी आज इस बैठक में शामिल होने हैं। तो आज वीएचपी की बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसको आज उठाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की ये बैठक होगी। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना और लव जिहाद, धर्मांतरण पर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जगत गुरु शंकराचार्य बैठक में शामिल होंगे और कई प्रसिद्ध संत भी इस बैठक में आज हिस्सा लेने वाले हैं। और हरिद्वार का ट्रैफिक प्लान। आज से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। 15 अप्रैल तक जारी रहेगी रोक और शाही स्नान को लेकर ये ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली से आने वाले वाहन देहरादून होकर जाएंगे। दून से कुमाऊं वाले जो वाहन है वो चीला होकर निकलेंगे। तो एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है शाही स्नान को लेकर। हम आपको बता दें कि जो भारी वाहनों का प्रवेश है उसे रोक दिया गया है। 15 अप्रैल तक इसे जारी रखा जाएगा। इस रोक को शाही स्नान को लेकर ये तैयारी ट्रैफिक की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है और उन्होंने इसको एक प्लान की तरह बनाते हुए दिल्ली से आने वाले जो वाहन है वो बताया है कि भारी वाहनों का तो प्रवेश नहीं होगा, लेकिन जो वाहन दिल्ली से आ रहे हैं वो देहरादून होकर ही दून से कुमाऊं वाले वाहन चीला होकर निकलेंगे। तो ट्रैफिक प्लान भी अब बनाया गया है। 15 को शाही स्नान है 15 अप्रैल को और इसको लेकर जो भारी वाहन है उसके प्रवेश पर कुंभ क्षेत्र में रोक लगा दी गई है 15 अप्रैल तक। इसके अलावा जो दिल्ली से वाहन आएंगे वो देहरादून जाने के लिए उनको दूसरा रास्ता दिया गया है और वहीं से वो होते हुए कुमाऊं से चीला तक जाने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश, क्योंकि शाही स्नान है, एक बड़ा स्नान है। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, हरिद्वार में आज बहुत सारी हैपनिंग होनी है। एक तो पहले आज पेशवाई निकलेगी, दूसरा आज वीएचपी की एक बैठक भी होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पर आज हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में जो आज का दिन है वो काफी व्यस्त जाने वाला है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कुंभ मेलों के काम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज फिर एक बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं और कई कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री 11 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे, जहाँ पर वो एक कमांड कंट्रोल सेंटर जो कि मेला पुलिस की ओर से बनाया गया है उसका वो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद एक बीएसपी की मार्गदर्शक मंडल की एक बड़े स्तर की एक बैठक होनी है भूपतवाला के एक आश्रम में होनी है, जिसमें बीएसपी के सभी बड़े पदाधिकारी और बड़े साधु संत भी वहां पर शिरकत करेंगे। उसमें प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद के साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लगभग पूरा दिन आज मुख्यमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं। और कुंभ मेले के आयोजनों की यदि बात करें तो साधु संतों का जो एक सिखों का एक बड़ा अखाड़ा है निर्मल अखाड़ा, उसकी पेशवाई आज निकलने वाली है। बड़ी भव्य और आकर्षक की पेशवाई होने वाली है, जो शहर के बाहर से करतारपुर के निकट से ये पेशवाई जो है निकल कर आएगी और शहर के कई मुख्य मार्गों से होते हुए, चौराहे से होते हुए अपनी छावनी में ये प्रवेश करेगी। और खबर ये भी आ रही है कि 15 तारीख को जो शाही स्नान होना है पुलकित, तो उसको लेकर भी कुछ रूट में डाइवर्जन किया गया है, कुछ रूट प्लान तैयार किया गया है, वो किस तरह से है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, 12 और 14 अप्रैल को यहाँ कुंभ मेले के प्रमुख जो स्नान है, शाही स्नान होने हैं, उसके लिए 8 तारीख से 15 तारीख तक के लिए हरिद्वार में जो ट्रैफिक का प्लान है वो लागू कर दिया गया है। इसके तहत जितने भी भारी वाहन हैं वो शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हरिद्वार एक औद्योगिक नगरी भी है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में उद्योग है, सिडकुल यहाँ पर है जिसमें सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री है। तो यहाँ पर बड़े वाहनों का, भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। बहुत ज्यादा है और व्यवस्थाएं पूरी देखनी है, इसलिए
जो ट्रैफिक है उसका भी डाइवर्जन किया गया है, उसको भी दूसरे रूट पर भेजा गया है शाही स्नान को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो बताते चले आपको, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 787 नए कोविड केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 277 नए केस सामने आए हैं और देहरादून में 339 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 132, टिहरी में 39, अल्मोड़ा में 34, रुद्रप्रयाग में 12 और चमोली में 10 नए कोविड केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। देहरादून में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर ओएनजीसी में 27 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को ओएनजीसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अन्य कर्मचारियों और परिजनों का सैंपल लिया जा रहा है। और चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कोविड का बढ़ता संक्रमण उत्तराखंड में एक बार फिर टूरिज्म सेक्टर को पटरी से उतार सकता है और इसकी झलक दिखने भी लगी है। मार्च 2020 में चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले लॉकडाउन लग गया था। एक बार फिर चारधाम यात्रा से पहले हालात दोबारा से बिगड़ने लगे हैं। हालत यह है कि पिछले एक महीने में जीएमवीएन के पास करीब 3 करोड़ की बुकिंग आ चुकी थी, लेकिन कोविड के मामले तेजी से बढ़ने के बाद बुकिंग कैंसिल होने लगी है। अभी तक गेस्ट हाउस की 8 लाख की बुकिंग कैंसिल हो गई है। केदारनाथ हेली सेवा के टिकट बुकिंग पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों में मात्र 9,766 टिकट बुक हुए हैं, जबकि बीते सालों में हफ्ते भर में बुकिंग फुल हो जाया करती थी। कोरोना का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि बुकिंग उस तरह की नहीं है, थोड़ा कम है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी खत्म हो और यात्रा अपने पीक पे चले। सरकार ने साफ कर दिया है कि चारधाम यात्रा के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। पर्यटन मंत्री का कहना है कि हमें अब कोविड के साथ जीना सीखना होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और पिछली बार जो है विधिवत पट खोले गए थे, इस बार भी विधिवत पट खोले जाएंगे और जो हमारे टाउन्स की, शहरों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग जा पाएंगे। उसके अंदर निश्चित रूप में जो हमारे पास जिनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, ऐसे लोग ही जा पाएंगे। उत्तराखंड में 14 मई को गंगोत्री यमुनोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। अकेले चारधाम यात्रा से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर कोविड का संक्रमण बढ़ता चला गया तो एक बार फिर हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम तीरथ सिंह रावत टिहरी के हुलाना खाल पहुंचे और रामकथा आनंद महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी चिंतित है और हम कोशिश करेंगे कि हम लॉकडाउन ना करें। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। प्रयास हमारा है कि हम प्रदेश को लॉकडाउन न होने दें, ये हमारा प्रयास है। कंटेनमेंट जोन जहां स्थिति आएगी तो उसमें भी वहीं 8-10 परिवार मकान जहाँ होंगे उन्हीं तक ये सीमित रखेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पद संभालने के बाद लगातार नई लीक पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों से मुलाकात की और विकास कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला के विधायक हरीश धामी से सीएम ने उनके क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी विधायकों से भी उनके क्षेत्रों का फीडबैक लेंगे। और राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं का खंडन किया है। सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसी सारी खबरें बेबुनियाद हैं और कहा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। सतपाल ने कहा कि वो बंगाल में पार्टी के प्रचार के लिए गए थे और मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी आप में बिल्कुल भी नहीं जा रही है। का साथ देने के लिए मैं बीजेपी में आया हूं। मैं इस समय बंगाल प्रचार में था, आपको पता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कर रहा था। मैं कोई केजरीवाल जी से मिला नहीं हूं, आज तक नहीं मिला मैं उनसे। और आम आदमी पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के क्षेत्रीय पार्टी में क्यों जाऊंगा।
और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कई जिलों के जिला जज, अपर जिला जज के साथ 100 से ज्यादा सिविल जजों के तबादले किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने ट्रांसफर आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल को उधम सिंह नगर का जिला जज बनाया गया, जबकि उनकी जगह पर प्रमुख सचिव न्याय चमोली के जिला जज राजेंद्र सिंह को बनाया गया। वहीं उधम सिंह नगर के जिला जज नरेंद्र दत्त को चमोली का जिला जज बना दिया गया है। चमोली के नंदप्रयाग से घाट तक के लिए सड़क चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस बात की घोषणा की। नंदप्रयाग से घाट बाजार तक 1.5 लेन चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए वित्त, नियोजन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये वही सड़क है जिसे लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। मार्च में गैरसैंण विधानसभा का सत्र चल रहा था और सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ था। इस लाठीचार्ज के बाद खासा सियासी बवाल मचा। तब से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस सड़क को चौड़ा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। द्वारा मार्च में एक स्वीकृति भी जारी करी गई थी, लेकिन उसमें केवल सिंगल लेन तक ही उसको वाइडन करना था हमने, और उसी क्रम में ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और इसका हम लोग एस्टिमेट बना के 1.5 लेन का शासन को शीघ्र भेज देंगे। और हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा शहरी विकास मंत्री की बैठक में नगर निगम देहरादून पहुंची, जहां पर उन्होंने सरकार पर हरिद्वार में विकास कार्यों को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अनीता शर्मा ने कहा कि हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया गया और कुंभ के लिए भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई। हालांकि शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने इन आरोपों को गलत बताया है। तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो होनी नहीं चाहिए हरिद्वार के अंदर। हम सब मिल के काम करेंगे तो हमारा मैसेज भी अच्छा जाएगा। 100 हमारे निकाय हैं, उनमें से मैं मेरा ख्याल 15-20 को जानता हूँ। हमें नहीं पता कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन निर्दलीय है। सबको हमने एक मंच पर ला के बुलाया है। सब हमारे सम्मानित लोग हैं। हम सबकी पीड़ा सुनने और सबकी पीड़ा को दूर करेंगे। और उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए आज मतदान होना है। 5 पदों और 6 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए सुबह 9 बजे से मतदान होगा। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 956 अधिवक्ता वोटर करेंगे। कोरोना के चलते सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 अप्रैल को होगी। उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। 2 साल बाद यह चुनाव हो रहा है। से 5 बजे के बीच मतदान होगा और मतदान के दौरान हमने सभी अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट किया है कि वो जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन करें। और देहरादून के पौष इलाके राजपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर एक युवती ने युवक से पहले लिफ्ट मांगे और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित से 50,000 रुपए लूट लिए। मामला राजपुर क्षेत्र का है। पीड़ित युवक यूसुफ ने पुलिस को बताया कि एक महिला और 2 अन्य युवकों ने उसे लाठी डंडों से मारपीट कर उसे 50,000 रुपए लूट लिए। दरअसल पीड़ित युवक यूसुफ मंसूरी से सहारनपुर बाइक पर जा रहा था। तभी मंसूरी डायवर्जन के पास एक लड़की ने यूसुफ से लिफ्ट मांगी। युवती ने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब है और उसे घंटाघर जाना है। इसके बाद सैनिक फार्म में यूसुफ के साथ लूटपाट और मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने आरोपी लड़की कृतिका और उसके 2 साथी नकुल और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। सवार होकर फिर उस व्यक्ति को किसी बहाने से किसी अनजान स्थान पर ले जाके और फिर उससे लूटपाट आदि की घटनाएं ये किया कर रहे थे। तो कल इस तरह की एक घटना प्रकाश में आई है और इसमें जो महिला है और उसके जो अभियुक्त हैं ये इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस घटना में जो संपत्ति इनके द्वारा लूटी गई थी वो सारी बरामद हो गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहाँ पर तीरथ कैबिनेट की बैठक आज है। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है। सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है, जिसमें बेसिक स्कूल खोलने पर फैसला हो सकता है। कोरोना को देखते हुए भी ये फैसला लिया जा सकता है। तो स्कूल खोलने को लेकर, बेसिक स्कूल खोलने को लेकर ये बैठक का महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी में फैसला होगा कि बेसिक स्कूल को खोला जाए या फिर नहीं। देहरादून से खबर है, जहां पर तीरथ कैबिनेट की आज एक बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे ये बैठक रखी गई है सचिवालय में और बेसिक स्कूल खोलने पर इस पर फैसला होना है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं
और इसी को लेकर क्या कुछ फैसला होगा, इस बैठक में तय हो पाएगा। सुनील नौप्रभात इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, आज तीरथ कैबिनेट की बैठक है, मेन मुद्दा क्या बेसिक स्कूल को खोलने का ही रहेगा? देखिए नीलू, आज की मीटिंग में करीब 14 से 15 महत्वपूर्ण मुद्दे आ सकते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्कूल खोलने को भी लेकर रहेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री पिछले दिनों ये बात कह चुके हैं कि 15 अप्रैल के बाद जो बेसिक स्कूल हैं जो अभी तक बंद चल रहे थे उनको खोला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण कुछ फैसला इस संबंध में लिया जा सकता है और हो सकता है कि उस प्रस्ताव को डिनाई किया जाए कि 1 से 5 तक के जो स्कूल हैं उनको अभी भी बंद रखने का फैसला इसमें हो सकता है, क्योंकि अभिभावक शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद इस संबंध में नाराजगी भी जता चुके हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आ सकता है वो कोरोना संक्रमण को लेकर आ सकता है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि नाइट कर्फ्यू को कई देशों ने लागू किया है, तो हो सकता है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में खासकर हरिद्वार और देहरादून जो हॉटस्पॉट बना है कोरोना की दृष्टि से, तो नाइट कर्फ्यू जैसा कुछ विचार भी सरकार इस मीटिंग में प्रस्ताव इस मीटिंग में ला सकती है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून में एसटीएफ ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अमेरिका में लोगों से ठगी कर रहा था। ये गिरोह अमेरिकी के लोगों के उपकरणों में फर्जी वायरस भेजने और फिर डिवाइस को बचाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। इन लोगों ने करीब 1000 अमेरिकी नागरिकों से ठगी की और अब तक करीब 4 करोड़ रुपए ठग चुका है। लैपटॉप में फर्जी वायरस इंस्टॉल करके और उनको डराकर और उसको हटाने के नाम पर पैसे ले जाते हैं। यह पूरा चैनल जो है फॉरेक्स के काफ़ी सारे एक्सचेंजेस उसके थ्रू अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे। अभी तक जो अकाउंट डिटेल आई उसमें करीब 4 करोड़ के रूप में ट्रांजैक्शन हुए हैं पिछले साल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला